हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 20 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 10 न्यूज है जिन्हें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। कल यानी कि 19 जनवरी को मैंने क्लास नहीं ली थी और उसका जो भी न्यूज होगा मैं कल या फिर परसों का क्लास में ऐड कर दूंगा जिस दिन न्यूज कम रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है इंडिया और यूएई को लेकर। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नया, ये अभी इंडिया विजिट पे आए हुए थे और इसने पीएम मोदी के साथ कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं। कितने? 5 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें से 7 आउटकम्स निकल आए हैं। वो आउटकम्स एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है डिफेंस रिलेटेड एक डील। डिफेंस के क्षेत्र में एक डील किया गया है। दूसरा है स्पेस रिलेटेड, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस प्रोग्राम को लेकर एक जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की गई है। तीसरा है इन दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है उसका टारगेट 200 बिलियन डॉलर तक का रखा गया है। चौथा है कॉरपोरेशन ऑन एआई, मतलब एआई के क्षेत्र में दो देश एक दूसरे को मदद करेंगे। 5 नंबर है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर का जरूरत पड़ता है इसके मामले में भी दो देश मिलकर पार्टनरशिप करने वाले हैं। 6 नंबर है सुपर कंप्यूटर क्लस्टर लेके, मतलब इंडिया में सुपर कंप्यूटर का वेरियस ब्रांचेस और उनका इंटीग्रेशन करने की बात की जा रही है। और 7 यानी कि आखिरी है एक एलएनजी पैक्ट, लिक्विड नेचुरल गैस, इनको लेकर भी एक डील किया गया है जो 10 साल का एक एलएनजी पैक्ट का बात की गई है। ये जो 10 साल का एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट किया गया है ये किसके बीच में किया गया है? ये किया गया है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यूएई का जो एडीएनओसी गैस है इनके बीच में की गई है। और ये डिलीवरी करेगा कितना? 0.5 मिलियन टन पर ईयर एलएनजी। कब से? 2028 से लेकर 2038 तक। 2022 में इंडिया और यूएई ने मिलकर सीईपीए एग्रीमेंट साइन किया था, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये इंडिया और यूएई ने 2022 में साइन किया था। उसके बाद से इंडिया और यूएई का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको काफी अच्छा ग्रोथ मिला था। और वो ग्रोथ 2024-25 में देखने को मिला था। जो इंडिया और यूएई का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया था। इसी को देखते हुए इंडिया और यूएई ने अपना एक टारगेट जारी किया है जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल करने की, मतलब अभी 100 बिलियन है उसको 200 बिलियन में लेके जाने की बात की जा रही है। कब तक में? 2032 तक में। इसी एग्रीमेंट में इंडिया क्या करने वाला है? एक हाउस ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने वाला है। कहां पर? आबू धाबी में। और भी बताया गया है इसी के साथ यूएई का जो दो कंपनी है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक और डीपी वर्ल्ड, ये दो कंपनी इंडिया का गुजरात का गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिसेस खोलने वाला है। इसी में और भी बताया गया है जो ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है जो गुजरात में है, ये एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। इसको भी डेवलप करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट ऑन इन्वेस्टमेंट साइन किया गया है। किसके बीच में? इंडिया और यूएई के बीच में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकेंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकेंड न्यूज है इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को लेकर। एक 900 मेगावाट इलेक्ट्रिक एलडब्ल्यूआर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 2015 में। ये एलडब्ल्यूआर का मतलब लाइट वाटर रिएक्टर्स, लाइट वाटर रिएक्टर्स। ये जो एलडब्ल्यूआर है इनका ग्लोबल मार्केट में यूज ज्यादा है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में, कंपैरेटिवली किसके? पीएचडब्ल्यूआरएस के, जो इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है। पीएचडब्ल्यूआरएस का फुल फॉर्म है
प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, ये जो LWR है, इनका ग्लोबल मार्केट में डोमिनेंस ज्यादा होने का जो कारण दिया गया है वो है इनका सिंपल डिजाइन। मतलब हेवी वाटर रिएक्टर बनाने में जितना कम्प्लेक्सिटी आती है, इसमें LWR में नहीं आती। इसे आसानी से बनाया जा सकता है और इसी के साथ ये क्या करता है, जो नॉर्मल वाटर मिलता है उसे ही कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में यूज कर लेता है। और इसके साथ साथ इसका जो बनाने का खर्च है वो भी कम है। और ये क्या करता है, यूरेनियम एनरिच यूरेनियम, मतलब यूरेनियम का जो 235 है, इसे यूज करता है अपना फ्यूल के रूप में। और इसे यूज किया जाता है मोस्टली यूएस, रशिया, फ्रांस जैसे देशों के द्वारा। उसी के साथ अदर हैंड में जो PHWRS है, मतलब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, ये यूज किया जाता है इंडिया के द्वारा। क्यों? इसका जो फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है ये अच्छा है। ये यूरेनियम की जगह थोरियम को भी यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी बना सकता है। ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यूज करके थोरियम या फिर लो एनरिच यूरेनियम यूज करके भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाया जा सकता है। इंडिया के पास थोरियम का रिजर्व ज्यादा है, इसीलिए इंडिया इसे ही प्रीफर करता है। बट इसी के साथ इंडिया एक लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला है। कहाँ पर? जीतापुर साइट में, महाराष्ट्र के। किसका हेल्प से? फ्रांस का हेल्प से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है इंडिया और पोलैंड को लेकर। पोलैंड के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, राडोस्लो सिकोर्स्की, वो अभी न्यू दिल्ली विजिट पे आए हुए थे। और उन्होंने इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, उनके साथ एक बायलैटरल मीटिंग हेल्ड किया था। इस मीटिंग में ये दोनों मिनिस्टर ने जो बायलैटरल एक्शन प्लान 24-28 है, इनको रिव्यू किए हैं। इसमें बताया गया है इन दोनों देश मिलकर कोऑपरेशन करेंगे किस एरिया में? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लीन टेक्नोलॉजीज और डिजिटल इनोवेशन। ये सब एरिया में ये दो देश मिलकर एक दूसरे को मदद करेंगे। और ये जो बायलैटरल एक्शन प्लान 24-28 है, ये साइन किया गया था 2024 में, जब PM मोदी पोलैंड विजिट पे गए हुए थे। इसी में और भी देख लेते हैं। इंडिया और पोलैंड का जो बायलैटरल ट्रेड है वो है $7 बिलियन। इसी में एक टर्म डोबरी महाराजा, डोबरी जिसे पोलिश लैंग्वेज का एक वर्ड है, ये डोबरी का मतलब होता है गुड। डोबरी मतलब गुड, तो डोबरी महाराजा का बात बताया गया है। डोबरी महाराजा मतलब द गुड महाराजा। ये किसको बताया जा रहा है? महाराजा दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा। कहाँ का? नवानगर का। ये एक इंडिया का रूलर था जिसने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 650 पुलिस को रेफ्यूजी दिया था। 650 पोलैंड के बच्चे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अपना देश छोड़कर इंडिया आ गए थे। और ये महाराजा, इंडिया के जो महाराजा थे, दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा, उन्होंने क्या किया था, इन बच्चों को इंडिया में शेल्टर दिया था, फूड दिया था और एजुकेशन दिया था। तो इसी से ये महाराजा रिलेट हो जाते हैं इंडिया और पोलैंड के रिलेशन में। इसी के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज का भी बात बताया गया है, जापान 2025। ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था रसिया और बेलारूस के बीच में, जिसमें इंडिया भी क्या किया था, पार्टिसिपेशन लिया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक समिट को लेकर। हर साल 26 जनवरी को इंडिया अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है। और 2026 में रिपब्लिक डे का जो पैरेड होगा, उनमें इंडिया ने क्या किया है, चीफ गेस्ट के रूप में किसे इनवाइट किया है? यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा को और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयर को। और उसके ही अगले दिन मतलब 27 जनवरी को इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो लीडर है उनके बीच एक समिट होने वाला है। इस समिट का मेन रीजन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो FTA को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है, उनका फाइनल एग्रीमेंट। इस समिट में इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर एक स्ट्रेटेजिक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक विजन अनाउंस करने वाले हैं। और वो रहेगा 2630।
ये जो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक विजन है ये 2630 तक के लिए रहेगा। इसी में CBAM की भी बात की गई है। CBAM मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सपोज ये एक कंट्री है ए और दूसरा कंट्री बी। ए कंट्री क्या किया, कोई सामान प्रोड्यूस किया, ये एक सामान है जिसे ए कंट्री प्रोड्यूस किया है, और ये क्या किया, बी कंट्री में ये सामान को एक्सपोर्ट कर दिया। तो बी पहले चेक करेगा ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कार्बन का एमिशन किया गया है। अगर वो कार्बन का एमिशन सेम प्रोडक्ट या फिर ऐसा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट बी कंट्री में प्रोड्यूस करने में कम कार्बन एमिशन कर रहा हो, तो जितना ज्यादा कार्बन एमिशन किया जाएगा कंट्री ए के द्वारा, उतना ही इनके ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाएगा। तो इसी को CBAM का बात नाम दिया गया है। और ये CBAM मोस्टली स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री पर लगाया जाएगा। इसी एग्रीमेंट में इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलके SOIA मतलब सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट ये लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर ये दो कंट्री आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे अपना सिक्योरिटी के मामले में। ये जो FTA कंक्लूड होने वाला है, इसे फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2007 में, बट इसका जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2022 में, और अब जाके 2026 में ये नेगोशिएशन कंक्लूड होने वाला है। इसी के साथ SDP का भी बात किया गया है। SDP मतलब सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन और इंडिया एक दूसरे को डिफेंस के क्षेत्र में कोऑपरेशन करेंगे या फिर एक दूसरे को मदद करेंगे ये डिफेंस के क्षेत्र में। इसी के साथ एंड में यूरोपियन यूनियन का एक सेफ प्रोग्राम का भी बात किया गया है। सेफ मतलब सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप, सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप सेफ प्रोग्राम का बात किया गया है। ये क्या है, ये एक यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन ये जो सेफ के मेंबर स्टेट है उनको 150 बिलियन यूरो प्रोवाइड करेंगे। किस लिए, डिफेंस के मामला में उनको डेवलपमेंट के लिए ये 150 मिलियन यूरो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और UAE का डाटा एम्बेसी को लेकर। हमने आज के ही फर्स्ट न्यूज में पढ़ा UAE के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया विजिट पे आए हुए हैं। UAE का प्रेसिडेंट के नाम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नया, ये इंडिया विजिट पे आए हुए हैं। तो इसी विजिट पे एक डाटा एम्बेसी सेटअप के बात किया गया है इन दो देशों के द्वारा। तो एक बार देख लेते हैं ये डाटा एम्बेसी क्या है। ये जो डाटा एम्बेसी है ये कोई ट्रेडिशनल एम्बेसी नहीं है। जैसे एक एम्बेसी रहता है किसी और कंट्री में, अपने कंट्री को सिटीजन्स को कुछ गवर्नमेंटल प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो एम्बेसी रहता है, वैसा कोई एम्बेसी नहीं है। ये क्या है, ये डाटा स्टोर करने का एक सेंटर है। सपोज दो कंट्री है, एक ए और दूसरा बी। तो ए क्या करेगा, ए अपना कंट्री का जितना भी सेंसिटिव और क्रिटिकल डाटा है इसको स्टोर यहाँ पर भी कर सकता था, पर यहाँ पर साइबर अटैक का चांस है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर स्टोर सेंटर ना बना के ये कंट्री बी में अपना एक स्टोर ओपन कर देगा, या फिर कंट्री बी में अपना एक डाटा सेंटर बना देगा जहां पर क्या करेगा, ये अपना डाटा स्टोर करके रखेगा। और इसे एक्सेस किया जाएगा किसके द्वारा, ये डाटा को एक्सेस किया जाएगा सिर्फ कंट्री ए और इनके ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफिशियल के ही द्वारा एक्सेस किया जाएगा। कंट्री बी के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाएगा। कंट्री बी का रोल रहेगा ये डाटा को सिक्योर करके रखना। ऐसे ही इंडिया और UAE भी करने वाला है। मतलब ये अगर इंडिया हुआ और बी अगर UAE हुआ तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया UAE में अपना क्रिटिकल डाटा सेव करने का एक एक सेंटर बनाएगा, और UAE क्या करेगा, सेम UAE भी करेगा। तो इसी को डाटा एम्बेसी कहा जा रहा है। 2017 में पहला डाटा एम्बेसी बनाया गया था किसके द्वारा, एस्टोनिया के द्वारा। कहाँ पर, लग्जमबर्ग में। ये डाटा एम्बेसी बनाने के बाद किया गया था कब, 23-24 का बजट में। ये इसी 2023-24 का बजट में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया था डाटा एम्बेसी बनाने का।
और इसे रेगुलेट करने का जो रूल्स निकाला जाएगा वो किसके द्वारा निकाला जाएगा? मेटी के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस पॉलिसी पे रूल्स निकाला जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन त्रसी 1। ये क्या है? ये एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जो चलाया गया है किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। कहां पर? सिंहपुरा में। ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था ट्रूप्स ऑफ व्हाइट नाइट कॉर्प्स के द्वारा। इंडियन आर्मी का जो ट्रूप्स ऑफ व्हाइट नाइट कॉर्प्स है उनके द्वारा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था और उनके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है अग्निपथ स्कीम को लेकर। 2022 में यह अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया था जिसमें क्या किया जाएगा? जितने भी कैंडिडेट है जो आर्मी में ज्वाइन करने चाहते हैं उसे 4 साल के लिए इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया जाएगा और उन कैंडिडेटों में जो 25% जो रहेंगे उनको परमानेंट इंक्लूड कर दिया जाएगा आर्मी में और जो 75% रहेंगे उसे सर्विस से रिटायरमेंट मिल जाएगा 4 साल के बाद। इसी को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था ये जो अग्निवीर 75% सर्विस से आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा? उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहां पर? सीएपीएफ में, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जितने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो है तो इनमें क्या किया जाएगा? सीआईएसएफ और भी जो है इनमें क्या किया जाएगा? इनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर उसी को बाद में 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था होम मिनिस्ट्री के ही द्वारा। फिर दिसंबर 2025 में मिनिस्ट्री ने क्या किया है? इस 50% जो पोस्ट है बीएसएफ में उनको भी रिजर्व कर दिया है एक्स अग्निवीर के लिए। मतलब ये जो 75% अग्निवीर सर्विस से निकल जाते हैं तो उनको उनके लिए भी 50% रिजर्वेशन कर दिए हैं। किस चीज में? बीएसएफ में। इसी न्यूज में एक वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोन 2026 के बात बताई गई है। यह वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोन जो है इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सीआईएसएफ के द्वारा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर जो सीआईएसएफ का टीम है उसमें से सीआईएसएफ का 2 टीम, हर टीम में 130 सीआईएसएफ पर्सनल रहेंगे। वो क्या करेंगे? इंडिया के जो कोस्ट लाइन है उनके अलोंग में जितने भी सिटीजन्स है उनको अवेयर करेंगे ड्रग्स, वेपन और एक्सप्लोसिव डिवाइस के बारे में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इलेक्शन कमीशन को लेकर। एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कौन सा? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026। इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के द्वारा, जो एक इलेक्शन कमीशन का एक बॉडी है। और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहाँ पर? भारत मंडपम, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज है आरबीआई को लेकर। आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल रिकमेंड किया है। कौन सा? जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज है, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स है उन्हीं सेंट्रल बैंक्स का जो डिजिटल करेंसीज है उनको कनेक्ट करने की प्रपोजल दिया है आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये प्रपोजल को पेश किया जाएगा 2026 में जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है उसी ब्रिक्स समिट में ये प्रपोजल को पेश करने की बात की जा रही है। और 2026 में जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है उसे होस्ट कौन करेगा? उसे होस्ट करेगा इंडिया। इसी के साथ देख लेते हैं जो डिजिटल करेंसी का बात हुआ है तो इंडिया का जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम है ई रूपीस, जिसे लॉन्च किया गया था दिसंबर 2022 में। ऐसे ही चाइना का भी एक डिजिटल करेंसी है जिसका नाम है डिजिटल युआन। ये चाइना का डिजिटल करेंसी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेकर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ, इसने क्या किया है? इंडिया का जो ग्रोथ रेट है
उनको प्रेडिक्ट किया है। जो 25-26 में इसने क्या किया था, इंडिया का ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया था 7.3%। बट रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको रिन्यू किया है, और वो अभी बताए हैं इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा सामने वाला फिजिकल ईयर में वो रहेगा 6.4%। वैसे ही वर्ल्ड बैंक भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% पे बताया है। मतलब इस फिजिकल ईयर में इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।